ओके स्टूडेंट्स, आज सेल रिस्पायरेशन का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल वगैरह हमने पढ़े थे। आज उसी सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं। सबसे पहले मैं इन टर्म्स की वजाहत करता हूँ, फिर उसके बाद डिटेल पर आएंगे। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पे एटीपी की फार्मेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, इसी वजह से इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं। फार्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, इसी वजह से इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल डायग्राम ड्रा किया है। चूँकि आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है। इसका आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है जिसको क्रिस्टी कहते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन को हम क्रिस्टी भी कहते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के ऊपर, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल और एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। यहाँ पे मैंने अगर इसको यहाँ पे अगर हम किस तरह काट लें उसकी इनर मेम्ब्रेन को और यहाँ पे हम इसको शो करें, अगर आप इंटरनली अंदर से आप इस मेम्ब्रेन को अगर देखें तो ये दो लेयर पर मुश्तमिल होता है और उसमें यहाँ पे मैंने इन इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल की और एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस को मैंने इस तरह सिंपल डायग्राम के ज़रिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए ड्रा किया है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1 है, इस तरह मैंने इसको नाम दिए हैं। ये 1 है, इस तरह मैंने इसको ज़ाहिर किया है। इस तरह ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जितने भी NADH2 और FADH2 क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनते हैं, उन सब की यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। क्योंकि ये ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में होते हैं तो ये सारे इंटर होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू और ये हमें एनर्जी देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें NADH2, जब एक NADH2 की ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में होता है, तो ये हमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करते हैं और इसी एनर्जी को, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन होते हैं। चूँकि NADH2 और FADH2 माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स साइड पे होते हैं, तो इसी हाइड्रोजन आयन को पंप करते हैं टुवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे मैंने इनर मेम्ब्रेन स्पेस शो किए हैं डॉटेड लाइन से, ये दरमियान ये वाला ऐसा जो है, दिस इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ पे इसको पंप किया जाता है। फिर एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1 से आगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोएंजाइम क्यों होता है, यहाँ पे जाते हैं और फिर एंजाइम क्यों ये रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। आपको मालूम है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन कोई सब्सटेंस लेता है तो वो रिड्यूस हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो कोएंजाइम क्यों रिड्यूस हो जाता है, फिर कोएंजाइम क्यों से ये इलेक्ट्रॉन आगे जाता है एंजाइम कॉम्प्लेक्स 2 में, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज करती है। इसी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो पंप नहीं किया जाता टुवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। आगे फिर यही इलेक्ट्रॉन जाता है एंजाइम कॉम्प्लेक्स 3 पे, तो यहाँ पे जो एनर्जी वो रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन, दोबारा जो है हाइड्रोजन आयन को वो पंप किया जाता है टुवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। फिर यहाँ पे साइटोक्रोम है। साइटोक्रोम जो है यहाँ पे मैंने मेंशन किया ऊपर B, C, A एंड A3, ये 4 किस्म के साइटोक्रोम होते हैं। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं बेसिकली, और इससे भी इलेक्ट्रॉन पास होके लास्ट पे यहाँ पे आता है एंजाइम कॉम्प्लेक्स 4 पे। तो जब यहाँ पे दोबारा इलेक्ट्रॉन आता है तो वो एनर्जी को रिलीज़ करता है और इसी एनर्जी को हाइड्रोजन यूटिलाइज करके हाइड्रोजन पंप किया जाता है टुवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। लास्ट पे चूँकि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है पंप होते हैं टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। तो
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाती है। तो यहाँ पे लास्ट पे हमारे साथ यहाँ पे एटीपेज साइंथेज एंजाइम होता है। ये एक चैनल है जिसके थ्रू ये हाइड्रोजन जो है फिर दोबारा जो है डाउनवर्ड आते हैं इनटू द माइटोकार्डियल मैट्रिक्स। तो जब ये हाइड्रोजन इसी एटीपी साइंथेज जो कि चैनल के तौर पर काम करता है, इसके थ्रू जब ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके थ्रू ये जब पास होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को रिलीज करते हैं तो यहाँ पे एटीपी साइंथेज एंजाइम जो है ये इस एनर्जी को कैप्चर करता है और इसी एनर्जी को वो यूटिलाइज करता है। किस तरह यूटिलाइज करता है? यहाँ पे एडीपी होता है और एडीपी को के अंदर एक फास्फेट को ऐड करता है और फास्फेट बॉन्ड की सूरत में ये एनर्जी स्टोर होती है। और हमें एडीपी से के अंदर जब एक इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड हो जाता है तो हमारे साथ एटीपी बनती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें NADH2 में यहाँ पे 3 जगहों पे हाइड्रोजन की या प्रोटॉन की पंपिंग होती है। तो एक NADH2 जो है वो हमें 3 ATP देता है। 1 NADH2 गिव 3 ATP, ये हमें 3 ATP देता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो FADH2 जो है ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स 2 के ऊपर इंटर होता है और ये 2 जगहों पे जो है ना 2 पॉइंट्स पे जो है ना ये हाइड्रोजन या प्रोटॉन को पंप करता है टुवर्ड द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि FADH2 जो है ये हमें 2 ATP देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है जब इस तरह ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखें कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 से 3 और 3 से 4 जो है ना इसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है। तो लास्ट पे जब ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स 4 पे पहुंच जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है नीचे आता है माइटोकार्डियल मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन होता है, यहाँ पे 1/2 O2 यानी हाफ ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये मिलके क्या बनाता है? वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन एटम है। तो ऑक्सीजन इसको ले लेता है और ऑक्सीजन फिर आगे जो है प्रोटॉन के साथ अमल करता है, रिएक्शन करता है और हमें वाटर मॉलिक्यूल देता है। तो इस प्रोसेस के दौरान जो वाटर बनती है इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर, यानी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारे साथ जो वाटर बनती है। और जो पानी हम ले रहे हैं वो मेटाबॉलिक वाटर नहीं है, तो ये मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होती हैं, इसी वजह से हम इसको मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आगे भी इंशाल्लाह हम ऐसे टॉपिक को अपलोड करेंगे।